अब हम बात करेंगे भारतीय संविधान के मुख्य लक्षण की, कि भारतीय संविधान के क्या फीचर्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश को कैसा बनाता है, क्या बेसिस हैं जिनके आधार पर सरकारी कार्य होते हैं। तो आइए बात करते हैं पहले लक्षण की, जिसको हम कहते हैं संघवाद। संघवाद का मतलब फेडरलिज्म भी होता है, और संघवाद का मतलब है एक से ज़्यादा स्तर की सरकारें। आप सभी जानते हैं कि केंद्रीय सरकार के अलावा भारत में राज्य सरकार भी है और प्रांतीय सरकारें भी हैं। प्रांतीय सरकारों में अगर हम लोकल लेवल की बात करें तो वहाँ पे हमारे पास पंचायती राज व्यवस्था है, और अगर हम डिस्ट्रिक्ट लेवल में और सरकारों के बारे में बात करें तो हमारे पास म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, म्युनिसिपैलिटीज़, ऐसी कई व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। तो आप देख सकते हैं कि भारत में कई स्तर पर सरकारें हैं, और इसको हम कह सकते हैं वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, क्योंकि हम हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर के बारे में भी बात करने वाले हैं, इसीलिए इसको नाम दिया गया है वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। आप देख सकते हैं केंद्र सरकार, उसके नीचे राज्य सरकार और उसके नीचे प्रांतीय सरकारें। संघवाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण है एक लोकतांत्रिक देश का, क्योंकि संघवाद में क्या होता है कि एक ही ग्रुप, एक ही लेवल की सरकार डिसीजन नहीं ले रही है। यहाँ पे बहुत सारे लेवल्स हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि भारत को कई राज्यों में डिवाइड किया गया है, बांटा गया है, और कई राज्यों को, इन राज्यों को प्रांतों में बांटा गया है। फिर प्रांतों में हम जानते हैं कई विलेजेस होते हैं, कई सिटीज़ होती हैं और टाउन्स होते हैं। तो आप सोच सकते हैं इन लोगों की जो अलग अलग प्रांतों में रह रहे हैं, अलग अलग राज्यों में रह रहे हैं, इनके नीड्स अलग अलग होती हैं, इनकी ज़रूरतें अलग अलग होती हैं, और इनको समझने के लिए उसी लेवल पर सरकार की ज़रूरत होती है। इसीलिए लोकतांत्रिक देश में संघवाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण कहलाता है। आइए बात करते हैं दूसरे लक्षण की। दूसरा लक्षण है संसदीय शासन पद्धति, जिसको हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कह सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि इंडिया में पार्लियामेंट है, और पार्लियामेंट में वह सदस्य होते हैं जिन्हें लोग चुनते हैं, नागरिक चुनते हैं, हम लोग चुनते हैं। आप सभी जानते हैं कि यह नागरिक, सभी नागरिकों के पास यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब वयस्क मताधिकार है, जिसके कारण जो भी लोग 18 साल और उससे आगे की उम्र के हैं उन सभी को मत देने का अधिकार है। तो वयस्क मताधिकार हमारे लोकतंत्र में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट भूमिका रखता है, और ये सारे नेता जनता को जवाबदेह होते हैं। इसीलिए संसदीय शासन पद्धति को किसी भी लोकतांत्रिक देश का एक महत्वपूर्ण अंग माना गया है। अब हम बात करेंगे शक्तियों के बंटवारे की। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि जब हम संघवाद की बात करते हैं तो हम उसको वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर कहते हैं। अब हम बात करेंगे शक्तियों के बंटवारे की। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि संघवाद को हम वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर भी कहते हैं। इसी तरीके से शक्तियों के बंटवारे को हम हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर भी कहते हैं। आप देख सकते हैं कि इसे किस तरीके से लिखा गया है। पहले विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, और जब हम बात कर रहे थे संघवाद की तो हमने उसको वर्टिकली लिखा था, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार व प्रांतीय सरकार। तो विधायिका को हम कह सकते हैं लेजिस्लेचर, जो लॉ बनाता है, कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव, जो लॉज को एग्जीक्यूट करते हैं, और न्यायपालिका जुडिशरी, जो यह देखता है कि लॉज जो हैं वो संवैधानिक हैं या नहीं, और कोई भी अगर लॉज को तोड़ते हैं तो उनको पनिश करते हैं। संविधान का एक महत्वपूर्ण अंग है मौलिक अधिकार। हमारे संविधान में 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जिन्हें हम फंडामेंटल राइट्स भी कहते हैं। पहला फंडामेंटल राइट है समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू रिलीजन। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। संवैधानिक उपचार का अधिकार, राइट अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अब हम एक एक करके इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। पहला हम बात करेंगे समानता का अधिकार के बारे में। समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, जैसा मैंने आपको बताया
कि हम सभी एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और हम सभी को एक राइट टू इक्वालिटी है कि हमें किसी भी बेसिस पर, चाहे हमारे रिलीजन के बेसिस पे, हमारे जेंडर के बेसिस पे या हमारे स्टेटस के बेसिस पे, फाइनेंशियल स्टेटस के बेसिस पर हमारे साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। लॉ के आधार पर हम सभी एक हैं और हम सभी को एक ही तरीके से ट्रीट किया जाता है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। हम सभी को राइट है कि हम कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, देश के अंदर कहीं पे भी जा सकते हैं, कहीं पे भी रह सकते हैं और हम किसी भी विषय के बारे में चर्चा कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, अपना मत रख सकते हैं। तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसका मतलब होता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। आप देख सकते हैं कि हमारे देश में कई ऐसी चीज़ें हैं जो गलत हो रही हैं, इलीगल हो रही हैं। तो इसमें मेनली 3 चीज़ों की बात की जाती है। पहला है बैन ऑन चाइल्ड लेबर, मतलब बाल मजदूरी में प्रतिबंध, और दूसरा है बैन ऑन ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव तस्करी पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। थर्ड है बैन ऑन बेगार। बेगार होता है किसी को जानबूझ के बिना उसकी मर्जी के काम करवाना, इसे हम बेगार कहते हैं। इन सभी चीज़ों पर प्रतिबंध लगाया गया है शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत। चौथा, हम बात करते हैं धार्मिक स्वतंत्रता की। हम सभी जानते हैं कि लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश में हम सभी को किसी भी धर्म को फॉलो करने, उसका प्रचार और प्रसार करने की इजाज़त है। हम किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं, उसको प्रोपोगेट कर सकते हैं और उसको पब्लिकली प्रैक्टिस कर सकते हैं। कई ऐसे देश हैं जहाँ पे ये राइट नहीं दिया गया है। फिर हम बात करेंगे सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार की। आप सभी जानते हैं कि कई ऐसी संस्थाएं हैं जो अपने कल्चर को प्रमोट कर रही हैं, तो ये राइट भी हमें संविधान के अंतर्गत दिया गया है। इवन जो गवर्नमेंट है वो भी हमें सपोर्ट करती है कि हम अपने कल्चर को प्रमोट कर सकते हैं और अपने कल्चर को प्रमोट करने के लिए हम इंस्टीट्यूशंस खोल सकते हैं, संस्थाएं बना सकते हैं। लास्ट है संवैधानिक उपचार का अधिकार। अब आप इससे समझ ही गए होंगे कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। बाकी अगर कोई भी 5 राइट, हमारे फंडामेंटल राइट वायलेट होते हैं, उनका उल्लंघन होता है, उनका हनन होता है, तो भी हमारे पास एक राइट है जिसे हम कहते हैं संवैधानिक उपचार का अधिकार। इसके अंतर्गत अगर हमें लगता है कि हमारा कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है तो हम डायरेक्टली हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। अब हम बात करेंगे धर्मनिरपेक्षता की। धर्मनिरपेक्षता या सेक्युलरिज्म किसी भी लोकतांत्रिक देश का एक महत्वपूर्ण अंग है। हमारे देश में किसी भी धर्म को राजकीय धर्म नहीं माना जाता है। कोई भी धर्म नेशनल रिलीजन नहीं है। किसी धर्म को राज्य बढ़ावा नहीं देता है। सभी को राइट है कोई भी धर्म को मानने का, फॉलो करने का, प्रैक्टिस करने का, प्रोफेस करने का, बट किसी भी धर्म को राज्य बढ़ावा नहीं देता है। किसी भी धर्म को राजकीय धर्म मतलब नेशनल रिलीजन नहीं कह सकते हैं। और जैसे राज्य का मतलब यहाँ पे देश से है, किसी राज्य से नहीं। राज्य शब्द कई बार व्यवस्था के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ना कि सरकार के लिए। अगर हम कहते हैं कि कोई भी धर्म राजकीय धर्म नहीं है तो इसका मतलब पूरे नेशन से है, पूरी कंट्री से है। तो किसी भी धर्म को नेशनल रिलीजन की पद्धति नहीं दी गई है। तो हम सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसमें कई बार संशोधन किए गए हैं, परंतु इसके बेसिक जो आइडियल्स हैं वे वैसे ही रहे हैं। इसके सिद्धांतों पर कभी भी बदलाव नहीं किए गए हैं।